हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू कोर्स आशा क्लास 11th यूनिट्स एंड डायमेंशंस। आज का लेक्चर उन फिजिकल क्वांटिटीज को लेकर है जैसा बोर्ड में लिखा हुआ है, जो कि 11th क्लास के सिलेबस में मेंशन नहीं है। हम वो चैप्टर्स की फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे जो कि 12th क्लास में मेंशन है, और ये सारी पेपर में पूछी जाती हैं 11th में। एक बेवकूफ़ी है पर रिवाज है कि पूछी जाती हैं, उससे बच नहीं सकते, तो फिर ठीक है कर लेते हैं। करना इसलिए जरूरी है कि इतना सब कुछ रटना एक तरह से थोड़ा मुश्किल है। इनके एक्सप्लेनेशंस मिल जाए, एक थोड़ा सा समझ मिल जाए कि कहाँ से ये आती हैं, कैसे इसको याद करें। इतना सिर्फ ये मगअप करना बहुत मुश्किल काम है कि आप ML2 ML2 3 ये सब ड्रामा करें, ML2T -3 -1 ऐसे करके सबको याद रखें और सही याद रखें, मुश्किल काम है। थोड़े फॉर्मूलाज देख लेते हैं, थोड़े एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो सारी बातें मिला जुला के आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देंगी 11th में कि आप इनको देखें। फिलहाल इनको रटना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी और जब क्लास आगे जाएगी 12th में हम पहुंचेंगे, 11th पढ़ेंगे, तो हमें समझ आएगा कि जब फिजिकल क्वांटिटीज के कंसेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ा जाए, जैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम पढ़ेंगे 12th में, तो फिर उसके बाद इसकी डिमेंशन निकालना हमारे लिए एक बिल्कुल बचकानी सी बात रह जाएगी, आसानी से निकाल लेंगे। 11th में हमें पता ही नहीं है कि पोटेंशियल क्या है, नहीं समझ आएगा तो रटना ही पड़ेगा। उसको थोड़ा सा समझा देंगे तो बेहतर समझ आ जाएगा। कैपेसिटेंस है, नहीं पता क्या होता है, जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल कूड़ा हो जाएगा, आसानी से समझ आएगा, बिल्कुल टपोरी टॉपिक हो जाएगा। क्या डायमेंशन निकालना क्या है, कुछ नहीं है। पर 11th में मुश्किल काम है। इसी तरह जितना भी कुछ लिखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये सब नए शब्द हमने नहीं सुने। पोटेंशियल फिर भी 10th में सुना है इलेक्ट्रिसिटी में, रेजिस्टेंस सुना है, कंडक्टेंस सुना है, पर परमिटिविटी नहीं सुना, और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं सुना। इंडक्टेंस क्या होता है पता नहीं, क्या होता है सुना ही नहीं, तो डायमेंशन कैसे याद रखोगे। इतना सब कुछ याद रखना इतना आसान नहीं होता। फिलहाल इनके छोटे छोटे कंसेप्ट और छोटे छोटे कंसेप्ट के बाद उनके फॉर्मूलाज, जिससे शायद आपको ये बेनिफिट मिले कि जब आप ये लेक्चर देख लें, वीडियो देख लें, तो बातें याद रह जाएं, तो शायद ये निकाल पाए आप आसानी से। क्योंकि याद रखना बहुत बड़ी डील नहीं है, बिल्कुल बेकार कंसेप्ट है कि हम रटें इसको, तो रटना नहीं है। फिलहाल तो इतना है कि जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा बहुत याद कर लो, कंसेप्ट सीख लो, और जब क्लास में हमें वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो हमारे लिए वैसे ही आसान हो जाएगा। और जेई और नीट के एग्जाम्स में जब भी कभी ये सब पूछा जाता है, तो दिमाग में एक बात रखनी है कि वो टपोरी टॉप बिल्कुल तरीका नहीं कि ऊपर की जो फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो एक फॉर्मूला है बहुत आसान सा, कुछ भी मान लो जेई में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी की डायमेंशन टाइम के बराबर है, और रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशंस लिखे हुए थे, आर सी, आर बाई सी, सी बाई आर और 1/RC, किसकी डायमेंशंस टाइम के इक्वलेंट है। तो आर फॉर रेजिस्टेंस, सी फॉर कैपेसिटेंस। अब या तो वो घटिया तरीका की चार ऑप्शंस जो दिए गए हैं, 1 2 3 4, इन चारों में इनकी इनकी डायमेंशंस डालो, सॉल्व करो और टाइम के बराबर निकाल के देखो। तो इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इतना टाइम होता नहीं है कि आप ये ड्रामा कर पाओ, और फिलहाल मगअप करने से आपको यही मिलेगा। लेकिन जब आप चैप्टर के बीच में आ जाओगे, कैपेसिटेंस पढ़ोगे, वहां पे चार्ज का एक फॉर्मूला पढ़ोगे, तो बड़ी आसानी से समझ आएगा, देखते ही समझ आ जाएगा कि कहां से आंसर आएगा। तो आपको रटने रटाने वाला तरीका बेकार घटिया नहीं करना है। फिलहाल कुछ समझने की कोशिश करते हैं, शायद आपको बेनिफिट मिले। शुरुआत करते हैं। पहली क्वांटिटी हमारे पास स्पेसिफिक हीट है। तो सभी आईसीएससी वाले बच्चों के दिमाग में दौड़ गया होगा स्पेसिफिक हीट क्या होती है। सबको पता है कि कोई एक बॉडी है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, मान लेते हैं कि आइसोट्रोपिक है, होमोजीनियस है, मतलब कि इसको अगर हम कोई हीट दें, क्यू हीट दी, इसका टेम्परेचर शुरुआत में टी इनिशियल था और हीट देने पर इसका फाइनल टेम्परेचर टी फाइनल हो गया। तो ऐसा माना जाता है आइसोट्रोपिक होने का मतलब कि अगर बराबर टुकड़ा लिया जाए, इस बॉडी को बराबर बराबर टुकड़ों में तोड़ दें, बराबर बराबर टुकड़ों में तोड़ने के बाद एक टुकड़े को जितनी हीट देने पर जितना टेम्परेचर में राइज आएगा, सारे टुकड़ों के साथ वही होने वाला है। डेंसिटी सेम होनी चाहिए, आइसोट्रोपिक का मतलब रेजिस्टिविटी सेम होनी चाहिए, कंडक्टिविटी सेम होनी चाहिए, किसी तरह के कॉम्पोजिशन में कोई फर्क ना पड़े। आइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है। फिलहाल सबको पता है स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट, गौर से सोचे, किसी एक मटेरियल को क्यू हीट दी गई, इसका टेम्परेचर टी इनिशियल से टी फाइनल तक पहुंच गया। तो हमने कहा कि क्यू जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कितनी हीट दी गई इस टेम्परेचर के राइज कराने के लिए। तो हमें पता चला कि क्यू जो है वो होता है MC टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और इसी को हम बोल देते थे डेल्टा टी। क्यू बराबर MC डेल्टा टी, जहां पे क्यू जो है वो हीट प्रोवाइडेड है, हीट का मतलब सिंपल एनर्जी से ही है, M फॉर मास है, और C से अगर हम देखें तो ये स्पेसिफिक हीट कहलाती थी, सबको पता है स्पेसिफिक हीट, और ये टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर तो डेल्टा टी,
और जो टेम्परेचर से टेम्परेचर को घटाओगे तो मिलेगा क्या, वो तो मिलेगा टेम्परेचर ही, तो मतलब ये थीटा मिलने वाला है डायमेंशन के हिसाब से। तो अगर यहाँ से सी की डायमेंशन को देखा तो क्या आने वाली है, सी की डायमेंशन आएगी क्यू बाई एम डेल्टा टी। अब क्यू को याद करो, क्यू क्या है, हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन, और वर्क डन होता है एफ इंटू डी। तो गौर से देखो क्या बना, एम एल टू टी माइनस टू, ये बन गया वर्क डन, यही बन गई एनर्जी और यही बन गई हीट। तो आओ भाई लिख लो, क्या हुआ, एम एल टू टी माइनस टू, ये बन गई हमारी हीट, नीचे लिखा हुआ है मास यानी m, और ये लिखा हुआ है टेम्परेचर यानी कि थीटा। m ने m को निपटा दिया, क्या बना भैया, L2 T माइनस टू थीटा माइनस वन, मैच करता है, हाँ करता है, L2 T माइनस टू थीटा माइनस वन, इस तरह हम इसको निकाल सकते हैं। अच्छा गौर से देख लो, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हो ही जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखें, जिसने जिसने नहीं पढ़ा है या नहीं जानता है, याद नहीं है, वो फॉर्मूला देखता जाए, नोट्स बनाता जाए, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख रहे हैं। दूसरी क्वांटिटी है लेटेंट हीट। व्हाट इज लेटेंट हीट, आइए भाई लेटेंट हीट देखते हैं। सबको पता है लेटेंट हीट क्या है, 10th क्लास में पढ़ा है कि अगर किसी बॉडी को उसके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पर रखकर हम फर्दर हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर में राइज नहीं होता, उसका स्टेट चेंज होने लगता है, और ये जो हीट उसका स्टेट चेंज कराने में काम आती है और टेम्परेचर राइज नहीं कर पाती, उस हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। और फॉर्मूला सबको याद है, Q इक्वल्स क्या होता है, एम एल, जहां पे L क्या है, लेटेंट हीट। वैसे तो इसका नाम स्पेसिफिक लेटेंट हीट होता है, पर जनरली जब भी लेटेंट हीट बोला जाए तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट और लेटेंट हीट एक ही बातें होती हैं। तो L की वैल्यू क्या आ गई, Q बाई एम, Q अभी हमने पढ़ा था ML2T माइनस टू होता है, और M तो M ही है, तो M ने M के साथ सुसाइड कर लिया, तो लेटेंट हीट का जो डिमेंशन है वो आएगा L2T माइनस टू। गौर से देखें मैच करता है, हाँ बिल्कुल करता है। आगे देखें, अगला, अगली फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये जब हम लोग हीट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट आएगी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो वहां पे हीट वन पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को समझेंगे। फिलहाल तो इतना समझ लो कि कोई एक सॉलिड बॉडी है जो कि हीट कंडक्ट कर सकती है, एक बार है, बार का मतलब रॉड, ये एक रॉड है बहुत बढ़िया सी सुंदर सी, इसकी लेंथ है L, ये इसके इस क्रॉस सेक्शन का इस एंड का टेम्परेचर है T1 और इसका टेम्परेचर है T2 मान लो, और यहां से हीट को फ्लो कराया जा रहा है, यहां से हीट प्रोवाइड की जा रही है, यहां से हीट इजेक्ट आउट हो जाएगी। अच्छा क्या ये गर्म नहीं होगा, जब हम हीट डालेंगे तो यहाँ पे ये गर्म होना शुरू होगा, इसके यहाँ पे मॉलिक्यूल जब कंडक्शन कराएगा तो यहाँ पे मॉलिक्यूल हीट लेंगे और जितनी हीट मैक्सिमम रख सकते हैं उतनी रखेंगे, उसके बाद की हीट को आगे वाले को प्रोवाइड कर देंगे। ये वाला मॉलिक्यूल भी यही करेगा, जितनी हीट रख सकता है उतनी रखेगा, अपना टेम्परेचर राइज कराएगा, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा हीट आएगी वो अपने अगले वाले को ट्रांसफर कर देगा, और यही काम सारे के सारे मॉलिक्यूल्स करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और बस बिंदास बहुत बढ़िया तरीके से। अब मान लो कि सारी बॉडीज, सारे मॉलिक्यूल्स किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, किसी भी बॉन्डेड सिस्टम में हीट जब गेन करते हैं और अपना टेम्परेचर राइज करते हैं, तो वो टेम्परेचर राइज किसी एक लिमिट तक कर पाते हैं, उसके बाद उनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो टूटने लग जाते हैं। तो फर्दर जो हीट आ रही है वो उनका टेम्परेचर राइज ना करा के बॉन्ड तोड़ने में काम में आती है, वही लेटेंट हीट कहलाती है। फिलहाल तो हम कंडक्शन की बात कर रहे हैं, कंडक्शन में मॉलिक्यूल खुद ट्रेवल नहीं करता है, मॉलिक्यूल कभी खुद नहीं जाएगा, मॉलिक्यूल हीट लेगा, अपने टेम्परेचर बढ़ाएगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जितना वो बढ़ा सकता है उतनी हीट खा लेगा, एक्स्ट्रा आने वाली हीट को फर्दर वो स्टोर नहीं करता, एक्स्ट्रा हीट को आगे वाले को प्रोवाइड करता है। आगे वाला भी यही काम करेगा, जितनी हीट रख सकता था रखी, और जो अब आ रही है एक्स्ट्रा वो अपने आगे वाले को करेगा, यही काम होता रहता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अपनी मैक्सिमम स्टोर कर पाने वाली एनर्जी स्टोर कर चुके होते हैं, और उसके बाद भी अगर हम हीट प्रोवाइड करते रहें तो इनमें से कोई भी हीट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जबकि जितनी हम हीट प्रोवाइड करेंगे उतनी हीट आगे वाले को ट्रांसफर कर देगा। आगे वाला खुद पहले से ही स्टेडी स्टेट में आ चुका है, जो इस कंडीशन है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अपनी मैक्सिमम हीट खा चुके हैं, जितना वो खा सकते थे उतना खा चुके हैं, इसके बाद उनके खा पाने की ताकत खत्म हो चुकी, वरना पेट फट जाएगा, पेट फाड़ना कोई नहीं चाहता। तो फिर ये जो है ये हीट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जितनी हीट आएगी उतनी आगे वाले को प्रोवाइड करेंगे। अगर सारे इस स्टेट में आ चुके हैं तो जितनी हीट हम इनपुट कराएंगे उतनी हीट आउटपुट जाएगी। ऐसी स्टेट को हम लोग बोलेंगे स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। अब ये स्टेडी स्टेट क्या है, यही है जो बताई, ऐसे समय में जितनी हीट इनपुट कराई उतनी हीट आउटपुट हुई। बहुत अच्छी बात। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को मान लो A। अच्छा
तो ये स्टेडी स्टेट कब अचीव होगी, कितनी हीट कंडक्शन होगा, कम हीट कंडक्शन होगा कि ज्यादा हीट कंडक्शन होगा। लकड़ी ले लोगे तो हीट का कंडक्शन कम होगा, लोहा ले लोगे तो हीट का कंडक्शन ज्यादा होगा। ये हीट का कंडक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, लकड़ी कौन सी है, मतलब लकड़ी है तो कई वैरायटी हो सकती हैं, लोहे में हमें कई वैरायटी हो सकती हैं, पिग आयरन है, कास्ट आयरन है, पता नहीं कौन कौन से टाइप के आयरन होते हैं, स्टील है, एल्यूमिनियम है। तो अलग अलग मटेरियल की कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होती है। अच्छा, तो ये कंडक्ट कर पाने की जो ताकत है, इसी का नाम, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, दैट इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा, हमने एक बात कही कि dq बाई dt, मार्कर थोड़ा खराब चल रहा है, दूसरा ले लेते हैं। dq बाई dt, व्हाट इज dq बाई dt? dq बाई dt, dq को छोड़ दो, ऐसा लिख लो q बाई t, क्योंकि अभी d आपको पता नहीं, डिफरेंशियल फॉर्म पता नहीं है। q बाई t, व्हाट इज q बाई t? q इज द टोटल हीट फ्लोन। अच्छा, और t क्या है? पर यूनिट टाइम। तो ये क्या हुआ? टोटल हीट फ्लोन पर यूनिट टाइम। तो बेसिकली ये पावर हो गया, एनर्जी अपॉन टाइम। हाँ, टोटल हीट फ्लोन पर यूनिट टाइम इज q बाई t। और ये जो होती है, ये इक्वल होती है एरिया इंटू सम कांस्टेंट इंटू T1 माइनस T2, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस पे ये। अब समझो क्या है, जितना ज्यादा एरिया लोगे उतनी ज्यादा हीट, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स को हीट मिलेगी और वो आगे वाले को ट्रांसफर करा पाएंगे। अच्छा, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी कम हीट बाहर जाएगी, कॉमन सेंस, क्योंकि ज्यादा जो पार्टिकल हो जाएंगे तो ज्यादा हीट अंदर एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अच्छा, तो रेट ऑफ हीट फ्लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एल के, लेंथ ऑफ द बार के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के टेम्परेचर चेंज ऑफ टू क्रॉस सेक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज कर दोगे उतना ज्यादा हीट का फ्लो होगा। सबको पता है कि टेम्परेचर का चेंज ही हीट को फ्लो कराता है, जैसे प्रेशर चेंज लिक्विड को फ्लो कराता है, उसी तरह टेम्परेचर का चेंज हीट को फ्लो कराता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज उतना ज्यादा हीट फ्लो। ये फॉर्मूला रह गया। यहां पे जो के लिखा हुआ है, ये के है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यही जो के लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। अच्छा, तो इस के को अलग कर लें और बाकी सबको उधर भेज दें तो के की डिमेंशन आ जाएगी। हाँ, तो देखो के को अलग लिख लिया, अब लिखा गया है Q बाई टी, एल ऊपर चला गया, एरिया नीचे आ गया, और जो डेल्टा टी है मतलब टेम्परेचर का चेंज वो नीचे आ गया। अब क्या करें? अब बहुत आसानी से आसान काम करते हैं। Q की डायमेंशन अभी हम लोगों ने लिखी थी, जो कि एनर्जी के बराबर थी या वर्कडन के बराबर थी, ml2t माइनस 2। नीचे क्या है? नीचे तो t है तो मतलब टाइम हो गया, इनटू ऊपर l है, l का मतलब लेंथ, तो वो तो लेंथ ही हो गया। एरिया क्या हो गया? एरिया इज एल स्क्वायर, और उसके बाद नीचे टेम्परेचर का चेंज है, टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर इज ऑल्सो टेम्परेचर, तो डेल्टा टी भी टेम्परेचर ही है और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा। थीटा या के कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या करें? गौर से देखो, गौर से देखो, तो इस एल ने इस एल को मार दिया। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं? ये तो निपट लिए, अब इसको इसको मार सकते हैं। हाँ, मार दिया। ये टी ऊपर जाएगा, टी की पावर -1 बनेगा, और -1 -2 -3 हो जाएगा। अच्छा, क्या बना सर? ये बना एम एल टी माइनस 3 थीटा -1, थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा -1 बनेगा। तो ये बन गया के की डायमेंशन। गौर से देखें, मैच करती है क्या? एम एल टी -3 थीटा -1, बिल्कुल सही निकली। मजा आ गया सर, कर लिया हमने बिना देखे। हाँ, बिल्कुल कर लिया। आसान है, आराम से करें, कंसेप्ट को समझें, फॉर्मूला याद करें और डायमेंशन निकालें। तो बिना फॉर्मूले के तो कोई मतलब ही नहीं है इसको पढ़ने का। अच्छा, हटाया जाए, छाप लीजिए, फॉर्मूला जरूर लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, और देखो क्या हो सकता है, अगली अगली निकालो भाई, देखो नहीं। ये क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है सर? पता है सबको, सबने एक चीज पढ़ी हुई है, PV इक्वल्स nRT। व्हाट इज PV इक्वल्स nRT? ये आइडियल गैस इक्वेशन है, सबने ये चीज सुनी हुई है। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, गेल लुसाक लॉ, ये सब अपने 10th में पढ़ा हुआ है, 9th में पढ़ा हुआ है, सॉरी 9th में गेल लुसाक लॉ वगैरह पढ़ा था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ सब जानते थे। उन सबको, उन सारे लॉस को 100% फॉलो करने वाली गैस को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस, अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, केटीजी पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। फिलहाल ये एक इक्वेशन है जो ये कहती है कि अगर इस इक्वेशन को कोई गैस फॉलो कर रही है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है हमेशा हमेशा, तो उस गैस को हम लोग कहेंगे आइडियल गैस। अच्छा, तो इसमें ये जो आर है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है? हाँ बिल्कुल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इसी की डायमेंशन आपसे यहाँ पर पूछी गई है। कैसे निकाले सर? कुछ नहीं, आर को अकेला कर लें, बाकी सबको इधर उधर कर दें। आर की डायमेंशन देखें क्या निकलेगी, पीवी बाई एन इंटू टी। सर ये एन क्या है? एन बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स है, ध्यान रखें, ये है नंबर ऑफ मोल्स। टी फॉर टेम्परेचर है, सब जानते हैं ये बातें। पी फॉर प्रेशर है और वी फॉर वॉल्यूम है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, सारी क्वांटिटीज के नाम और उनकी डायमेंशंस आनी चाहिए। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे और भी है कि जो P इंटू वी की डायमेंशन बनेगी वो बेसिकली एनर्जी की डायमेंशन बनेगी। कैसे? आइए देखिए, जूल बन के आने वाली है P और V की डायमेंशन। गौर से देखो, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया ने एरिया को मार दिया, तो फोर्स इंटू लेंथ क्या बनने वाली है? बेसिकली ये क्वांटिटी कुछ भी बने, पर जो डायमेंशंस आएंगी वो वर्क डन की यानी एनर्जी की ही आएंगी। तो दिमाग में एक बात रखना कि जो P इंटू वी आएगा वो एनर्जी ही आने वाली है। और इसी तरह, या वर्क डन आने वाला है, एनर्जी वर्क डन एक ही बात है, जूल में ही यूनिट आएगी। इसी तरह जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स में P इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन वर्क डन ही प्रोवाइड करेगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, इस तरह से बहुत सवाल लगाए जाते हैं। फिलहाल अगर ये ऊपर वाला हिस्सा वर्क डन प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये आने वाला है ml2T-2। नीचे ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल को हम लोग लिखते थे MOL, नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल के बाद क्या हो गया, ये टेम्परेचर था, टेम्परेचर को लिखते थे थीटा। और गौर से देखो, आर की डायमेंशन क्या निकल आई? आर की डायमेंशन निकल आई ML2 थीटा माइनस T-2, सॉरी T-2 थीटा -1। और यहां पे ऊपर करके मोल की पावर -1 भी लिख सकते हैं। अच्छा, और से देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ML2T-2 थीटा -1। सर ये मोल इनवर्स कहां से एक्स्ट्रा आ गया? हाँ, अब गौर से सोचो, जो मोल है वो मोल एक फिजिकल क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात है। फिलहाल यहां पर जब हम देख रहे हैं तो ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। विशेष ध्यान दें इस शब्द पे, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक, नंबर ऑफ मोल का मतलब कोई एक फिजिकल क्वांटिटी थी जिसको हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते थे, तो हमने कोई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो नहीं लिखा, हमने लिखा है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, 4 मोल है, 5 है, 10 है, 20 है, कितने हैं? तो जितने भी मोल हो जाएं, वो नंबर तो एक प्योर नंबर है, उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। 4 मोल का मतलब 4 का मतलब एक नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए यहां पर कोई डायमेंशन नहीं दी जा रही है। यहीं पर अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस करके कुछ ड्रामा लिखा होता तो काम होता। फिलहाल ऐसा भी हो सकता है कि कई बच्चों के मन में ये विचार आ जाए कि सर मोल लिखा रहने दो, तो लिखा रहने दो, कोई बुराई नहीं है। फिलहाल नहीं लिखते हैं क्योंकि उसकी मान्यता नहीं है। तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी हो गया। इसके बाद आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को गौर से देखो तो एक बात याद रखने वाली ये है कि अगर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को अवोगाड्रो नंबर क्लास 10 चैप्टर 5 केमिस्ट्री मोल कंसेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था, अवोगाड्रो नंबर 6.022 10 टू पावर 23। इस नंबर को, स्पेसिफिक नंबर को हम लोग अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। आर को अगर हम अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो एक कांस्टेंट आता है जिसको स्मॉल के से डिनोट करते हैं, और यही हमारा होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या होता है ये? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। गौर से सोचो, आर यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को अगर हम अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो जो हमारे पास बन के आएगा वो होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अवोगाड्रो नंबर की यूनिट क्या होती है? कोई यूनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्योर नंबर होता है। ये तो 6.022 10 टू पावर 23 एक नंबर है। अच्छा, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। इसकी निकाल चुके हैं, इसकी क्या होगी? सामने वाले की तो यही आ रही है, तो इसकी भी यही होगी। तो इसका मतलब जो आर की डायमेंशन है वही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन, निकालने की जरूरत नहीं है। इसकी बस वैल्यू में चेंज होता है। आर की वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग होती है और इसकी वैल्यू 1.3 समथिंग होती है। खैर वो जाने दो, 1.3 10 टू पावर -23 करके आती है, वो सब बात की बातें हैं, जब पढ़ेंगे तो सीखेंगे। फिलहाल तो समझने वाली बात इतनी है कि R बाई NA बराबर K होता है। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को और कैसे निकाल सकते हैं? जितने बच्चों ने हमारे साथ पढ़ाई की है 10th में, उन्होंने एक बात सुनी हुई है कि हीट जब हम प्रोवाइड करते हैं तो पार्टिकल ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है। वो वाइब्रेटरी एनर्जी के कारण ही उसमें टेम्परेचर जनरेट होता है। वो उसका वाइब्रेशन ही ये बताता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ये बताती है उसका टेम्परेचर कितना है। यानी टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम देखें कि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होगा? तो होगा 3/2 kT, K फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
अब 3/2 इज अ प्योर नंबर, ये फॉर्मूला होता है, जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाई की उनको पता है। 3/2 इज अ प्योर नंबर, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी है ml2t-2, टेम्परेचर थीटा, नीचे भेज दो k की डिमेंशन आ गई, वो यही आने वाली है ml2t-2 थीटा -1। आप चाहो यहां से निकाल लो, और अगर ये वाली बात पता है तो बहुत ही अच्छा है, आर की वैल्यू याद है, काम खत्म। अगर आप आर निकाल चुके हो तो ये तरीका अच्छा है, अगर आप आर नहीं निकाल चुके हो और क्यों निकालोगे इतना सब करके तो फिर ये तरीका अच्छा है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिलहाल अगले कंसेप्ट पे आते हैं। अगली बात क्या है, नेक्स्ट टॉपिक गौर से देखो, प्लैंक कांस्टेंट लगाओ भाई, रुको मत, देखो मत, बोर्ड साफ कर रहे हैं, आगे देखो। प्लैंक कांस्टेंट, अच्छी तरह ध्यान दें कि प्लैंक कांस्टेंट क्या है। प्लैंक एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, आइंस्टीन के साइंटिस्ट बनने के पीछे इनका बहुत बड़ा रोल था। खैर उस चर्चा में नहीं जाते हैं, जब 12th में ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा पे खूब डिटेल में जाएंगे। इन्होंने एक, अभी हीट में पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो लाइट आ रही है ऊपर ट्यूबलाइट से, और जो एक्सरेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, या फिर रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी को डेवलप किया था मैक्सवेल साहब ने, और वहां से बहुत बड़ी कहानी चालू हो गई थी कि दीज लाइट एंड दीज वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। उनको दोबारा से डिबेट में लेकर के आए प्लैंक साहब। प्लैंक ने कहा कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये जो लाइट है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से निकलने वाली लाइट है, ये लाइट सिर्फ वेव नहीं है, लाइट बेसिकली पार्टिकल्स में चलती है, लाइट पार्टिकल के फॉर्म में चलती है। पार्टिकल का नेचर सबसे पहले न्यूटन साहब ने बताया था, और प्लैंक साहब ने कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में चलती है, और पार्टिकल का नाम दिया क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, इसी का दूसरा नाम पड़ा फोटोन। ठीक, तो लाइट का फोटोन, लाइट का फोटोन, लाइट का फोटोन, ऐसे करके बहुत सारे शब्द सुने होंगे, जानकारी होगी। क्वांटा या फोटोन, जिन्होंने पढ़ाई की है हमारे साथ उनको ये बहुत अच्छी तरह पता है, बहुत अच्छी तरह डिस्कशन हुआ था चैप्टर 5 में या 4 में, जब हम लोगों ने 10th क्लास में आईसीएसई वालों को ऑप्टिक्स पढ़ाई थी। क्वांटा एंड फोटोन, ये दो शब्द हैं लाइट के पार्टिकल के लिए। उन्होंने कहा कि ये पार्टिकल बेसिकली एनर्जी का पैकेट है। लाइट के जो पैकेट्स हैं, क्वांटा मतलब पैकेट है, क्वांटा का मतलब पैकेट्स, और ये पैकेट किसका है, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें मास भरा है, क्या भरा है, तो उन्होंने कहा ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। उन्होंने कहा कि जो भी लाइट है वो पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में चल रही है, और हर पैकेट में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और जो एनर्जी है वो डिपेंड करता है कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो उन्होंने कहा एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, जिसको हम प्लैंक कांस्टेंट बोलेंगे, इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी। उस लाइट की फ्रीक्वेंसी से प्लैंक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा कि उस एक पैकेट की क्या एनर्जी है। अच्छा, ये क्या चीज है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या चीज है, ये एनर्जी है। अच्छा, ये एनर्जी है, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है, इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं प्लैंक कांस्टेंट। ये प्लैंक कांस्टेंट है, तो प्लैंक कांस्टेंट की क्या बनेगी, आइए बना लेते हैं। H बराबर क्या आएगा, E बाई न्यू। E क्या है, एनर्जी, एनर्जी का मतलब ml2t-2, आसान है। और न्यू का मतलब क्या है, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी इज t-1, तो t-1, t-1 ने -2 को मारा तो -1 बचा। और से देखो क्या बनेगा, ml2t-1, क्या मैच कर रहा है, ml2t-1 बिंदास मैच कर रहा है, कोई बुराई नहीं। आगे देखें, स्टीफेंस कांस्टेंट, छाप लो भाई, ठीक है। स्टीफन कांस्टेंट, ये भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बहुत अच्छे, इनका भी नाम बहुत इज्जत से लेना चाहिए। फिलहाल तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब पढ़ेंगे तो डिटेल में समझाएंगे, पर ऐसा याद रख लो कि कोई बॉडी कितना रेडिएट करती है एनर्जी, उसकी चर्चा इन्होंने करी। इन्होंने कहा कि डी क्यू ना लिखो यार, क्यू ही लिख दो, क्योंकि वो नहीं पता आपको, क्यू बाई टी इंटू ए। ऐसा समझो कि इंटेंसिटी नाम की एक चीज है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम लोग लिख सकते हैं पावर, तो इसी को हम लोग लिखते हैं पावर अपॉन एरिया। उन्होंने कहा कोई बॉडी है, उस बॉडी का कोई सरफेस एरिया होगा जो कि एक्सपोज्ड होगा, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया से पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी निकल रही है, तो उन्होंने कहा ये सिग्मा इंटू टी टू पावर 4 टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंटू सम कांस्टेंट होती है। और इसी गंदे से कांस्टेंट को हमने नाम दिया स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट, और इसी की हमें डायमेंशन पूछी गई है, स्टीफन कांस्टेंट की डायमेंशन। आइए भाई सिग्मा को अलग कर लें, Q बाई टी इंटू ए
1 बाई टी टू पावर 4, टी फॉर टेम्परेचर ऑफ कोर्स। अच्छा अब क्या करें, गौर से देखो, Q फॉर एनर्जी हीट है तो एनर्जी लिखेंगे यानी कि mL2T माइनस 2। नीचे क्या है, टाइम, टाइम को लिखेंगे टाइम। A फॉर एरिया, एरिया इज L2 एंड T फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब थीटा टू पावर 4। अब क्या करें, L2 L2 निपट लिए, सुसाइड कर ली साथ में। अब देखो क्या हुआ, m तो अकेला m रहेगा, ये t उछल के ऊपर जाएगा, t की पावर -1 हो जाएगा, -2 -3 हो जाएगा। mt -3 थीटा टू पावर -4 क्या मैच करता है सर? स्टीफन कांस्टेंट mt -3 थीटा टू पावर -4 बिल्कुल मैच करता है, परफेक्ट आंसर है। बिल्कुल ना डरें, चीटिंग मतलब चीटिंग बिल्कुल ना करें, अपने आप लगाएं, फॉर्मूला याद रखें, कंसेप्ट याद रखें तो सब कुछ हो जाता है। अच्छा अगला देखें क्या है, छाप लो। अगला देखो क्या है, अगली हमारी कहानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है। ये सुना सुना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, 10th में पढ़ा है इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि टीचर आपको डाउट में भी नहीं छोड़ेगा, कि आप ये सवाल भी नहीं उठा सकते हो कि सर कैपेसिटेंस पूछ लिया, हमारे तो कोर्स में नहीं होता है तो हमें याद होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10th में पढ़ चुके हैं इसलिए आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद करो कि एक चार्ज होता था Q, इन्फिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज होता था Q0, फिर उसको लेके आते थे तो कुछ फोर्स लगना शुरू हो जाती थी, फिर वर्क डन करते थे उस फोर्स के अगेंस्ट, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करते थे, किसी पॉइंट ए तक इसको लेकर आते थे, फिर हम कहते थे कि Q0 चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में हमने W वर्क डन किया, तो एक कूलम अगर चार्ज लाते तो W बाई Q0 वर्क डन करना पड़ता, और इसी को पोटेंशियल एट ए करके हम डिफाइन करते थे 10th क्लास में जब इलेक्ट्रिसिटी शुरुआत करी थी। यही पोटेंशियल का कंसेप्ट था। अच्छा तो पोटेंशियल इनटू चार्ज बराबर एनर्जी या वर्क डन, कुछ भी। हाँ तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बना, पोटेंशियल का फॉर्मूला बना वर्क डन अपॉन चार्ज। और गौर से सोचो तो वर्क डन को वर्क डन लेना, तो चार्ज को कैसे लिख सकते हो, चार्ज को लिख सकते हो करंट इनटू टाइम। हाँ करंट इनटू टाइम लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात। वर्क डन को अगर हम डायमेंशन में लिखना चाहें तो mL2T-2, इतनी देर से यही कर रहे थे। I करंट है तो उसके लिए एम्पियर इस्तेमाल कर लें, और T टाइम है तो इसके लिए T इस्तेमाल कर लें। T ने T को मारा नहीं मारा, ये प्लस है ये माइनस है, तो ऊपर जाके माइनस बन जाएगा, तो उसमें ऐड होने वाला है बेसिकली mL2T-3 और एम्पियर -1। और से देखे मैच करेगा क्या, mL2T-3 या -1 बिल्कुल मैच कर रहा है। ये बचपन का कंसेप्ट है, आना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। खैर अगला कंसेप्ट देखें क्या है, अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी से रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों ने क्वालिटेटिवली पढ़ा है, मैथमेटिकल कंसेप्ट्स तो नहीं सीखे इलेक्ट्रिक फील्ड के, पर 10th क्लास में जब ये चीज सिखाई गई तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे सिखाई गई थी कि क्यू चार्ज रखा हुआ है बड़ा सा, और इसको हम लोग बोलते थे क्लास में, याद करो तो CK कोचिंग के अंदर, और Q0 को हम लोग रख देते थे दुबई में। भेजो तो महंगी जगह भेजो, दुबई भेज दिया। क्या इन दोनों के बीच में कोई फोर्स होगी? नहीं। अरे चार्ज कैसे आता है, रबिंग करके। मान लो कि ग्लास रॉड लो, उसको रब कर लो सिल्क क्लॉथ से, तो उसमें चार्ज तो आ जाएगा। ऐसे ही दुबई में भी कर लो। क्या दोनों के बीच में कोई फोर्स होगी? ऑफ कोर्स नहीं होगी, दूरी बहुत ज्यादा है। पर उसको पास लेके आओ, जब इस वाले चार्ज के पास लाने लग गए तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि फोर्स महसूस करने लगेंगे दोनों एक दूसरे के ऊपर। तो ये Q0 चार्ज जिस रीजन में इस Q चार्ज की वजह से फोर्स को महसूस करना शुरू कर देता है, इस पूरे रीजन को, इस पूरी विसिनिटी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q। ये तो क्वालिटेटिव अप्रोच हो गई, ये समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। क्योंकि ये जो फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, बिना टचिंग वाली फोर्स होती है, टच तो करते नहीं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। अच्छा नॉन कॉन्टैक्ट होती है, हाँ बिना टच किए लग रही है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कंसेप्ट है, ऐसा समझो कि इसने अपने चारों तरफ एक ऐसी फील्ड जनरेट करी, ऐसा ऑरा जनरेट किया कि अगर ये भाई साहब उसमें आएंगे, कोई चार्ज पार्टिकल उसमें आएगा तो उसमें फोर्स महसूस होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्वांटिटेटिवली कैसे डिफाइन किया गया, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया गया, उन्होंने कहा कि Q0 चार्ज पे F फोर्स लग रही थी। मान लो F फोर्स लग रही, कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स है, वेरिएबल में लिख दिया F। तो अगर Q0 की जगह 1 कूलम चार्ज इसी कंडीशन में लेके आते तो कितनी फोर्स लगती, F बाई Q0। इसी को इन्होंने बोल दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन स्पेस, किसी भी स्पेस में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो फोर्स महसूस होगी ही नहीं। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अच्छा तो E बराबर क्या हुआ, F बाई Q। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर F बाई Q है तो फोर्स की डायमेंशन तो सबको आती है, mL T-2।
और चार्ज की डिमेंशन भी सबको आती है कि एम्पियर लिख लो और समय लिख लो। अच्छा, एम्पियर और समय लिख लो, ठीक, बहुत बढ़िया। चार्ज इंटू टाइम इज करंट इंटू टाइम इज चार्ज, तो क्या बनेगा, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। मैच कर रहा है, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, बिल्कुल मैच कर रहा है, बिंदास है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। तेज करते हैं इसको, कंसेप्ट को समझकर पढ़ोगे तो बेहतर है, रट्टा मारोगे तो भूल ही जाओगे। फिलहाल अब ये आ गया है चमत्कारी आदमी, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है उसको समझना अभी तो थोड़ा मुश्किल है, जब तक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट नहीं सीखेंगे तब तक ये बात समझ नहीं आएगी। थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी की जानकारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जानकारी जरूरी है। फिलहाल कोशिश करते हैं कि आपको समझ भी आए, कंसेप्ट भी समझ आए। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या है समझो। अगर कैपेसिटेंस को तो कुछ ऐसी बात है, अगर कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है तो यहां पर इसको कोई फोर्स महसूस हो रही थी, अगर ये चार्ज यहां ले आते तो यहां पे फोर्स महसूस होती थी, बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब इस जगह पर, इस जगह तक लाने के लिए इस क्यू नॉट चार्ज को, इस क्यू नॉट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कोई वर्कडन करना पड़ा। हाँ, करना पड़ा। अब वो वर्कडन अपॉन ये वाला चार्ज ही तो यहाँ का पोटेंशियल कहलाएगा। हाँ, पोटेंशियल कहलाएगा, तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, ये पोटेंशियल क्यों है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थी तभी तो वर्कडन करना पड़ा। मान लो चार्ज ना होता तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती, तो कोई वर्कडन ना करना पड़ता, तो कोई पोटेंशियल ना आता। तो बेसिकली यहाँ जितना भी पोटेंशियल है वो इस भाई साहब की वजह से है। हाँ, तो ये जो चार्ज है ये किसी ना किसी तो बॉडी पे होगा ना, किसी ना किसी मटेरियल पे, कोई पत्थर होगा, कोई ग्लास रॉड होगी, या कोई भी चीज हो, कागज हो, प्लास्टिक का टुकड़ा हो, कुछ भी हो, है तो बॉडी। कोई बॉडी पर जब चार्ज लाते हो तो उसके आसपास कैपेसिटेंस, सॉरी, पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। आसपास तो छोड़ो, उसकी बॉडी पर भी पोटेंशियल जनरेट होता होगा। हाँ, पास ले आओगे तो और वर्कडन, और वर्कडन, और वर्कडन, तो पोटेंशियल हाई होता चला जाएगा। ये सब जानते थे। तो किसी बॉडी पर जब हम चार्ज लेकर आते हैं तो उस बॉडी पर कुछ पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। क्या क्या क्या, किसी बॉडी पर जब हम चार्ज लेकर आते हैं तो उस बॉडी पर कुछ पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जब भी कभी चार्ज लेकर आओगे तो पोटेंशियल डेवलप होगा, यानी कि जितना ज्यादा चार्ज लाओगे उतना पोटेंशियल डेवलप होगा, जितना ज्यादा चार्ज लाओगे उतना ज्यादा पोटेंशियल डेवलप होगा, जितना ज्यादा चार्ज लाओगे उतना ज्यादा पोटेंशियल डेवलप होगा। अच्छा, तो इस Q को, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओ तो यहाँ कोई कांस्टेंट लगाओ, वो कांस्टेंट हमने लगाया C। इसी C कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। अच्छा, कैपेसिटेंस बोल दिया, बहुत बढ़िया बात। तो ये C की वैल्यू क्या बनी, ये C की वैल्यू बनी Q बाई V। क्या बनी, Q बाई V। अच्छा, ये Q बाई V बन गया। हाँ, Q क्या है, चार्ज, V क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल तो अभी निकाला था, तो चार्ज को सोचो क्या लिखेंगे, चार्ज को लिखना चाहिए एम्पियर इंटू टाइम, मतलब करंट इंटू टाइम, अपॉन पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल वॉज वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन क्या था, mL2t माइनस टू अपॉन चार्ज का मतलब चार्ज ऊपर चला जाएगा और चार्ज फिर से A और T में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ी हिंदी बोल दी। आगे देखें, A से A फिर ये A स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे T से T ये T स्क्वायर बन गया, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा है mL2t माइनस टू। ये t माइनस टू जब ऊपर जाएगा तो t प्लस टू हो जाएगा, तो t की पावर प्लस फोर हो जाने वाली है। अच्छा, गौर से देखो क्या बनेगा, ये m माइनस वन l माइनस टू एम्पियर का स्क्वायर, एम्पियर बाद में लिख लेना, t की पावर 4 और एम्पियर का स्क्वायर, ये बना। गौर से देखो मैच करता है क्या, m की पावर माइनस वन, l की पावर माइनस टू, t की पावर 4, a की पावर 2, बहुत बढ़िया। ये कैपेसिटेंस बन गया। आपको ऐसे इसकी डायमेंशन आनी चाहिए। बेसिकली ये फॉर्मूला है C बराबर Q बाई V, C बराबर Q बाई V। क्या चीज, C बराबर Q बाई V। याद रखना, Q क्या है, चार्ज, V क्या है, पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, डब्बे में भी वन किया हुआ है कि कैपेसिटेंस आपको आनी चाहिए। अच्छा, ध्यान रखना कि पुराने समय पर, मतलब अभी जब से जेईई मेंस एडवांस का सिस्टम हुआ है उससे पहले जितने भी यूनिट्स एंड डायमेंशंस में सवाल आते थे उसमें कैपेसिटेंस के सवालों की, कैपेसिटेंस के डायमेंशंस की जितने सवाल बनते थे उनकी संख्या सबसे ज्यादा होती थी। तो कैपेसिटेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है, आज भी जब भी सवाल आते हैं, डायमेंशन से रिलेटेड सवाल आते हैं, तो कैपेसिटेंस की कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको डब्बे में बन गया, ग्रीन कलर के बॉक्स में दिखाई दे रहा है। खैर अगली क्वांटिटी पे आते हैं, रेजिस्टेंस। ये सबने सुन रखी है, इसलिए इस पे आप डिबेट नहीं कर सकते हैं कि सर हमारे 11th के सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आपने 10th में पढ़ रखा है। गौर से देखो, V बराबर क्या होता है, IR, ओम्स लॉ, ऑल्दो ये ओम्स लॉ नहीं होता फिलहाल, फिर भी ठीक है। R बराबर क्या होगा, V बाई I, ये फॉर्मूला तो सही है।
आर बराबर क्या है, v बाई आई। v क्या है, वही पुराना पोटेंशियल, आई क्या है, पुराना करंट। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने अभी सीखा था कि वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी ml2t-2 तो वर्क डन हो गया, और अपॉन चार्ज, चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब होता है करंट इनटू टाइम। चार्ज का मतलब करंट इनटू टाइम। हाँ भाई, करंट का मतलब एम्पियर, टाइम का मतलब टी, और करंट हमारे पास पहले से लिखा हुआ था तो इसका एम्पियर यहां आ गया। अब इसको कैसे लिखें, ml2t-2 अपॉन एम्पियर का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया एक और टी। ये टी उछल के ऊपर जाएगा, टी की पावर -1 हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा तो टी की पावर -3 बन जाएगा। क्या लिखें, एम एल टू टी -3 a -2। मैच कर रहा है सर, ml2 t-3 a -2 बिल्कुल मैच कर रहा है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं।